हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आइए। तो अपने रसगुल्लों के कहने पर आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का हो सकता है, किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। और आपको इतना बता दे भैया, ये जो क्वेश्चन पेपर आज हम लेकर आए हैं थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा टफ लेकर के आए हैं, ताकि इससे जो आपका माइंड है ये भी समझ जाए कि भैया हमको थोड़ा उच्च लेवल की भी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि हम भाई हमेशा से बताते चले आए हैं कि हर साल ऐसा देखने को मिलता है बच्चों कि लगभग लगभग 4 से 5 सेट बहुत आसान बनते हैं। 4 से 5 सेट बहुत आसान बनते हैं और 2 सेट या कभी कभार 3 सेट ऐसा हो जाता है कि थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा हटके आ जाता है। और जिन भी स्टूडेंट को वो मिलता है बोलते हैं सर बहुत कठिन आ गया था, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था, ऐसा कहीं बताया ही नहीं गया था। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इस हिसाब से आप पहले से ही अपनी तैयारी रख सके। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं बच्चों। जैसा कि आप विगत क्वेश्चन पेपर में देखते चले आए हैं, यहां पर भैया आपको रोल नंबर फिल करना है, आपका यहां नेम रहेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो हमने बताया, ये जो सेट नंबर दिया रहता है ये क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर होता है, यही कॉपी में फिल करना होता है, ताकि इससे भैया यही पता चल जाता है कि आपको कौन से सेट का पेपर मिला था। ठीक है, और रसायन विज्ञान का ये जो पेपर है न्यू पैटर्न पर आधारित, और पूर्णांक आपका भैया 70 रहने वाला है, क्योंकि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के मिलने हैं, आप सभी को बखूबी पता है। और सबसे जरूरी भैया आपको बेसिक से जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे ना, निर्देश पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, निर्देश भाई समय क्या रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक, जिसमें आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। देखिए जो कुछ भाई अगर यहां कहा जा रहा है उस पर अमल करना होगा। भाई आपको 15 मिनट पेपर, क्वेश्चन पेपर पर बिताना है बच्चों, क्योंकि जब भी हम पेपर में बैठेंगे तो हमारे अंदर एक हड़बड़ा, एग्जाम में जैसे ही बैठेंगे तो हमारे अंदर एक बेचैनी होती है, हड़बड़ाहट होती है कि पता नहीं क्वेश्चन क्या आएगा, हमने क्या पढ़ा है, हम घर से ये पढ़ कर आए हैं, पता चले ये ना आया दूसरा आ जाए। होता है भाई, हमारे साथ भी हो चुका है। ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं, ये नेचुरल है बच्चों। तो इसलिए कहा जाता है कि 15 मिनट आप पेपर के साथ बिताओ। अगर 15 मिनट पेपर के साथ आप बिताते हैं, ढंग से पेपर को पढ़ेंगे, तो जो दिल की धड़कनें हैं ना, जब उसमें लगेगा कि हाँ, आपको लगेगा ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये क्वेश्चन कर लेंगे, तो इससे धीरे धीरे आपकी जो हार्ट बीट है नॉर्मल होगी। आपको लगेगा यार पेपर में कर सकता हूं, काफी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तब धीरे धीरे क्वेश्चन जो थोड़ा हमें ये होता है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, वो भी आसान हो जाता है। इसीलिए बच्चों ये काम जरूर करना होता है भैया कि 15 मिनट आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा पेपर को। ठीक है, आगे है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और सारे प्रश्न के जो दिए रहेंगे अंक उनके सामने। ठीक है, और फिर आगे बोला जाएगा कि जहां आवश्यक हो समीकरण भी लिख देना है, यानी जहां जरूरत पड़े वहां रासायनिक समीकरण लिख देना है। ठीक है, चलिए इसमें आपको भैया स्टार्टिंग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका होगा, जो पहला क्वेश्चन होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न, और बहुविकल्पी प्रश्न का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इसमें बहुविकल्पी फिजिक्स की तरह इसमें अच्छे खासे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और यहां से ये अच्छा खासा नंबर देकर जाएंगे। ठीक है, मान के चलो भैया ये 5 से 6 नंबर आपके फ्री वाले देकर जाते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक ही हो सकता है, एक दो न्यूमेरिकल टाइप का बने, नहीं तो आसान होता है। पहला है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, 1 होगा या 1.8 होगा या 0.18 होगा या 0.018 होगा। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है भाई किसी पेपर में आ जाए, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए बोला क्या है, बोला है भैया एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का
एक मोलल यानी विलेय का भार दिया है। क्या दिया है भैया? विलेय का भार दे दिया है। ठीक है, यानी विलेय का भार, यही एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का भार नहीं दिया है भैया। भार तो यहां पे, एक मिनट भैया, यहां पर विलेय का मोल दिया है, मोल दिया है एक मोलल। ठीक है, अब एक मोलल ये दिया है, अगर हम यहां से निकालना चाहें, अगर विलायक का, जैसे भैया यहां पे हो गया, मान लेते हैं ये विलेय के बारे में दिया है, विलेय का मोल तो एक मोलल दे दिया है। ठीक, अगर ये आप थोड़ा ये समझने का प्रयास करिए तो विलायक का भार कितना होता है, समझिएगा बबुआ, कि विलायक का भार, तो भाई विलायक क्या भार 1 केजी, कितना 1 केजी, मतलब हम इसको एक कह सकते हैं 1000 ग्राम। अगर यहां से निकालना चाहे मोलों की संख्या, तो विलायक का मोल अगर निकालें, भाई विलेय का मोल है, विलायक का मोल निकालेंगे तभी तो किसी एक का हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो विलायक का मोल, तो भैया विलायक का भार बटे अणुभार, तो विलायक का भार कितना 1000, अणुभार कितना बच्चों, तो विलायक का, विलायक मतलब जल का, जल का अणुभार रखेंगे 18। ठीक है ना, इतना ही रखेंगे भाई, इतना रहने दीजिए। ठीक है, इतना रहने दीजिए या काट दीजिए। ठीक है, इसको काट देते हैं भैया, ये 55.5 या 6 के करीब में जाएगा इतना। अब उसके बाद ये इतना आ गया, अब यहां पर किसके बारे में पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि विलेय का मोल अंश, विलेय जो कुछ घोला जा रहा है, तो विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश कह ले या मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज पूछ रहा है, तो भैया जिसका पूछा जाए उसके मोलों की संख्या ऊपर, तो विलेय का मोल प्रभाज का मतलब क्या है भैया, जिसका पूछा जाए, हमने कहा ना उसके मोलों की संख्या ऊपर 1 मोल, और नीचे दोनों का योग, यानी नीचे 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 55.6 या 55.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे भैया ये 55, एक कितना 56.5 या 6 रखिए भैया। ठीक है, जो है इतना, इसको जब काटेंगे 0.0 कितना जाए भाई, एक जीरो बढ़ेगा, फिर जाकर के ये 1 7 या 1 लगभग में 1 8 चला जाएगा, लगभग 1 7 ही जाएगा, तो बढ़ा के लिख दीजिए। वो इसलिए क्योंकि अगर विकल्प में देखें तो भैया ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो भैया इसमें कौन सा विकल्प सही दिख रहा है बच्चों, तो यहां पे ये वाला विकल्प एकदम सही। अब सोचिए भैया, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत करवा दिया ना, करवा दिया ना भैया मेहनत, इसलिए कह रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ के चलना भैया, आ सकता है और हो सके भाई इसमें डेफिनेटली आपके पेपर में आए। इसी टाइप का एक 10 जिसमें 10 मोल आंसर आया था, याद करो। ठीक, वो कई बार आया है, रिपीट हुआ है, तो ये भी पूछा गया है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब दूसरा देखते हैं भैया, खा वाला। अब दूसरा देखिएगा बबुआ, देखिए कह रहा है कि क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, यहां से भी बहुत बार आया है भैया क्वेश्चन, कि कह रहा है क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है वो कौन सा है, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल, तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, तो भैया इसमें सही कौन सा हो, जो कह रहा है आरएनए में नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, थायमिन नहीं होता है, कौन सा भैया, थायमिन। अगर आपको याद हो बच्चों, तो आरएनए हो गया भैया, डीएनए हो गया और आरएनए हो गया। हमने भैया किसमें क्या होता है प्यारे बच्चों आपको बखूबी बताया है, ठीक है ना, ये चीजें आप भी भली भांति जानते हैं। ठीक, और आपको कई बार बताया कि यहां से क्वेश्चन बनता है, हर हाल में इसमें याद रखना
भाई डीएनए में क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमीन होता है। किसमें, डीएनए में। और इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। कहने का मतलब अब समझना भैया, यानी ऊपर के एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, तीन जो नाइट्रोजन क्षार हैं वो बराबर होते हैं, मतलब ये तीनों में मिलते जुलते हैं। बट बात कर ले यहां पर डीएनए में थायमीन होता है, उसी तरह मतलब वहीं पे आरएनए में क्या हो जाता है, थायमीन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो यहां पर वही पूछ रहा था कि आरएनए में नहीं होता है, तो भैया आरएनए में क्या नहीं होता है, थायमीन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो डीएनए में होता है। ठीक है, तो याद रखना ये चीजें भी नोट कर लो, थोड़ा काम की चीज है। हो गया, चलिए बबुआ आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चार रंगहीन लवण को, लवण के विलयन पृथक पृथक बोले तो अलग अलग परख नलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई है, तो कह रहा है कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है। भैया इसको हम बहुत अच्छे से कारण वाले में समझाया है, याद करो वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में। तो भैया कौन सा कह रहा है विलयन अंत में नीला हो जाएगा जब तांबे की पट्टी डुबोई जाएगी। विकल्प है भैया जिंक यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस, या CdNO3 का होल ट्वाइस, या AgNO3 या PbNO3 का होल ट्वाइस। तो भैया क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgNO3 यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। ठीक है, तो भैया इसको कई बार देख चुके हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, लीटर सेकेंड इनवर्स 1 या लीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, या फिर लीटर मोल इनवर्स 1 यानी लीटर पर मोल पर सेकेंड कह सकते हैं, या मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1 यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं, या मोल प्रति सेकंड। तो भैया कौन सा सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों जब बहुविकल्पी क्वेश्चन करवा रहे थे आपको याद होगा उसमें बखूबी इसको समझाए थे। भैया कौन सा है पहले समझिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी, शून्य कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कभी कभार बोलता है पूरा मात्रक निकालिए, ठीक है, पूरा मात्रक निकालना। जब शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में याद रखना भैया वेग स्थिरांक के बराबर x/t ये मात्रक होता है। ठीक है, ये होता है भाई फार्मूला। अब यहां से भाई अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, k बराबर x क्या है, सांद्रता को बताता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर में, ये क्या हो जाएगा भैया, मोल प्रति लीटर में, और समय का मात्रक सेकेंड। तो यूं कह सकते हैं भैया क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा। लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या इसी को, या हमने बताया ना, या इसी को भैया कैसे लिखा जाएगा, या कई तरीके से लिखा जाता है। तो इसको इसी तरह से लिखा जाएगा मोल, फिर उसके बाद लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1। तो इस तरह से भैया कहां पे लिखा है, तो मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1, तो भैया यही वाला है। ठीक है, इसको मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड पढ़ा जाएगा, है ना। तो कई तरीके से भैया लिखा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। कभी कभार भैया यहां पे सेकंड में ना देकर मिनट में रहेगा, चाहे मिनट में रहे चाहे घंटे में रहे, क्या मतलब है बबुआ, हमसे इससे कोई
दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड रहे। अगर प्रथम कोटि की विक्रिया कहता तो उसका सेकेंड इनवर्स आता। ठीक है, क्या प्रथम कोटि की विक्रिया, उसका मात्रक सेकेंड इनवर्स वन या प्रति सेकेंड, या उसी को भाई प्रति मिनट या प्रति घंटा करके आएगा, वो विकल्प के ऊपर है कि किस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये शून्य कोटि की का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। चलिए भैया, तो ये आपको निकालना हो तो इसको पहले नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए भैया आगे चलते हैं। देखिए केमिस्ट्री में फायदा यही है भाई कि अगर आपने बढ़िया से देखा है तो बच्चों 5 से 6 नंबर फ्री के मिल जाते हैं, जैसे फिजिक्स में, है ना, क्योंकि भाई ज्यादा मेहनत करना नहीं, वैसे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है ना। तो वही वाला हो गया फिल्मी सीन की एक होता है ना कि एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो यहाँ वही बात है भैया, एक नंबर से तो कोई किसी का टॉपर बनने का सपना रुक जाता है, एक नंबर की वजह से कोई फेल हो जाता है, एक नंबर की वजह से भैया किसी का फर्स्ट डिवीजन आने से रुक जाता है। ठीक है, तो एक नंबर का बहुत वैल्यू होता है, ये मत सोचना कि अरे एक नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक, चलिए भाई यहां पे कह रहा है कि सबसे अधिक क्षारकीय एमीन है, तो सबसे मतलब अधिक क्षारकीय एमीन कौन सा है, C2H5NH2 है, या फिर भैया CH3 का होल ट्वाइस NH है, या CH3NH2 है, या C2H5 का होल ट्वाइस NH2 है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो विकल्प आपका चौथा, यानी यहां पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बबुआ, ठीक है, C2H5। ठीक, यहां पे ये क्या है NH है, और यहां पे भैया वही चीज C2 मतलब C2H5 C2H5, ठीक है, NH, यही क्या हो जाएगा सबसे प्रबल, क्योंकि ये चीज क्या है, यही चीज लिखा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, यानी इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है सुक्रोज, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है लैक्टोज, और जो चौथा है माल्टोज। तो भैया कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है प्यारे बच्चों, सुक्रोज अगर हम बात कर लें है, तो सेलुलोज नहीं है, ये एक भैया क्या है, ये एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, जब क्या है भाई दो या दो से अधिक भाई सैकेराइड मिल जाते हैं तो वो क्या है, पॉलीसैकेराइड। जब डाइसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बनता है, इसमें अधिक होंगे। ठीक है, जैसे सेलुलोज हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, जैसे और है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ये बताया गया है ना रिएक्शन में, आपको याद होगा क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, जैव अणु में, जब उसमें हमने आपको समझाया था कौन सा क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो उसमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है सेलुलोज। ठीक, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड में आता है, बाकी जितने हैं आपके डाइसैकेराइड हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। याद रखना एक एक नंबर की कीमत बहुत ज्यादा, भाई एक नंबर का वैल्यू, एक नंबर छोड़ो, यहाँ पे 10 मतलब 0.25 नंबर से 0. भाई आपका हम बात कर लें 5 मतलब पॉइंट से क्या है, किसी का सिलेक्शन रुक जा रहा है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जा रही है, तो किसी का भैया सपना अधूरा हो जा रहा है। तो याद रखना यहाँ एक एक नंबर की बात है। ठीक है, तो खंड आ हो गया, खंड बा की शुरुआत करते हैं। अब भैया यहां से जितने क्वेश्चन होंगे बच्चों, आपके सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले होंगे। कितने, 2-2, क्योंकि यहां भाई आपका एक नंबर वाला क्वेश्चन नहीं चलता, जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी है, उन सब में एक एक नंबर वाला होता है, अति लघु उत्तरी में। यहां पे एक नंबर वाला केमिस्ट्री में नहीं आता, डायरेक्टली 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि भाई दूसरे का क्या है कि अभिक्रिया की कोटि का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक की सांद्रता के घात का जो योग होता है वो क्या होता है भैया, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, उदाहरण भाई अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है उसे।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 अंश सेल्सियस बढ़ जाता है। अब विलायक का आणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? और गन्ने की शक्कर का आणविक द्रव्यमान इतना है, यानी 342। क्या ही दिक्कत है भैया, ज्यादातर क्वेश्चन ये 4 नंबर में कभी कभार देखने को मिलता है, नहीं 3 नंबर में। तो भैया एक चीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है। अब यहां तो हम डायरेक्टली केवल आपको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक, सजेस्ट कर सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन तो करेंगे नहीं, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बस। एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? डेल्टा टीबी, यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है? होता है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है क्या निकालने के लिए? क्वथनांक में उन्नयन। यहां से जब आप क्वथनांक में उन्नयन निकाल लेंगे, क्या चीज भैया? क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, डेल्टा टीबी से निकाल लेंगे, तो जरा समझिए 1000 है गुणे केबी का मान क्या है? तो भैया केबी का मान कितना दिया है? कुछ दिया है? अच्छा, डेल्टा टीबी दिया है, यानी डेल्टा टीबी दिया है, डेल्टा टीबी का मान दिया है 0.017 दिया है, ठीक है, यहां ये निकालना नहीं है, ये दिया है, ये मान दिया है, और बराबर 1000 गुणे केबी पूछ रहा है इसमें, पहले पहले केबी निकालना पड़ेगा, केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू कितना है भैया? तो 1.17 अपान फिर एम, एम कितना दिया है? ये दिया है, ठीक है, जो गन्ने की शर्करा है इसका अणुभार कितना? तो 342, ठीक है, एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, तो विलायक का भार ये दिया है भैया 25। यहां से अब प्यारे बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो केबी का मान आएगा, किसका मान आएगा? केबी का। केबी का जो भी मान होगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है विलायक का आणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। अगर बोलता मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना तो ठीक है, तब आंसर हो जाता। आणुक उन्नयन स्थिरांक के लिए क्या करेंगे? तो यहां पे भैया आपको क्या करना पड़ेगा? 100 में जितना आंसर आएगा भैया वही ये जो आएगा घटा देना, फटाक से आंसर हो जाएगा, एकदम मजे में आप आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखना हो तो भैया देख लीजिए, आप प्रयास करिएगा कितना आंसर आया है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जो गा वाला है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 1.24 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित करके 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? और सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 108 है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आता है प्यारे बच्चों, इसको भी थोड़ा समझिए, एक समझ लीजिए खत्म है, पूरा मैटर है। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन में, ये धारा जब दिया है, ग्राम भी दिया है, समय पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा हमने वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम बताया है। फैराडे के नियम में चलता क्या है? W बराबर Z इंटू आई इंटू टी, ये चलता है भाई, W बराबर ZIT। लेकिन यहां से ये भी चीज ध्यान देना होगा कि Z है क्या, तो Z कैसे निकलता है? तो देखिए Z बराबर E अपान ये 96,500 ये होता है Z के बराबर। बट E क्या है? तो E के मान, भाई E का मान भी तो समझना चाहिए, तो यहां से E बराबर, E तुल्यांकी भार होता है, E बराबर क्या होता है? तो भाई परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार कितना दिया है? 108 दिया है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी, ठीक है, तो E का मान तो 108 ही होगा। अब यहां से हमने बताया W बराबर ये क्या? ZIT, या W बराबर Z के स्थान पे भैया E अपान ये 96,500 कूलाम इंटू आई इंटू का टी,
ठीक है, ये निकालने के बाद भैया देखिए W का मान देखिए कितना दिया है, तो W भैया दिया है 10 ग्राम दिया है, तो यहां पे ये 10 ग्राम दे रखा है, बराबर E का मान जरा देखिए भाई, E का मान क्या है 108 निकाल दिए हैं, और अपान ये 96,500 दिया है, गुणे भाई आई का मान देख लीजिए कितनी एंपियर की ये धारा है, 1.24 एंपियर की, और उसके बाद टी का मान क्या है, तो टी ही तो ज्ञात करना है, कितना समय लगेगा, तो भैया टी का मान यहां रख दीजिए। अब करना कुछ नहीं, इसका गुणा जब इधर कर लेंगे तो भैया ये 108 गुणे 1.24 गुणे टी बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96,500, ये और ये एक जीरो इधर भी हो गया, तो टी बराबर ये हो गया, और नीचे यही 108 गुणे 1.24, यही हल कर दो, जो हो जाएगा भैया वही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है भैया, चलिए नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के वेग से क्या तात्पर्य, अभिक्रिया का वेग कह लो या दर। तो भैया किसी या एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग कह लें या इसी को अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया भाई अब हो गया खंड आ खंड बा, अब खंड सा की तैयारी। खंड सा में आपके अब सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, खंड सा में 3 नंबर वाले। अब जैसे यहां पे दिया है भाई तीसरे का कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करना है, तो भाई आसान होता है, अलग अलग से निकाल लो बच्चों। ये भाई क्या है, जल वाला दिया है, ठीक है, जल के लिए भार कितना दिया है 72 ग्राम। अब उसके लिए भैया इधर का कितना दिया है भार, तो 92 ग्राम। तो जल का अणुभार इधर निकाल लोगे, किसका, ये जल के लिए है भैया। इस क्वेश्चन को न जाने कितनी बार करवाए होंगे। और यहां पे एथिल अल्कोहल है, ठीक है, यानी C2H5OH है, और ये क्या है H2O है, जल है। इसके लिए अणुभार अगर याद हो 46 होता है, जल का अणुभार कितना 18, इतनी बार करवा चुके हैं कि वैसे ही याद हो गया होगा आपको। ठीक है, तो अणुभार निकालने के बाद इसके मोलों की संख्या जब आप निकालेंगे तो 72/18, तो ये 4 हो गया। इसमें मोलों की संख्या कितना आ गया 4, ठीक है। और इसमें भैया यहां पे निकाल लेंगे 92 ये कितना आ गया यहां, और ये हो गया 46, तो इसमें 2 बार आ गया, तो n बराबर कितना, यहां 2 आ गया। तो भाई अब इसका आ गया, ये लिख देंगे कितना, n लिखने के बाद यहां लिखना चाहिए जल या NH2O, इसका मतलब ये जल के मोलों की संख्या कितना था आया 4। उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, तो यहां पे NC2H5OH लिखेंगे, और ये कितना आया है 2। अब भैया जब जल का कहेगा मोल अंश या मोल प्रभाव, जल का जब बोलेगा तो जल के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे दोनों का योग, मतलब 4 2 6, ये जल का मोल अंश निकल आया 2/3, ठीक है। इसी तरह से इसका जब पूछेगा C2H5OH का, तो भाई इसके मोलों की संख्या ऊपर नीचे दोनों का योग, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, कैलकुलेशन कर लेना, आई थिंक हमारे ख्याल से तो सही है एकदम, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये वाला जो है ज्यादातर बच्चों आपको बता दें 3 नंबर में ये पूछा जाता है, ठीक है ना, ज्यादातर ये क्वेश्चन 3 नंबर में, और शायद यहाँ भी 3 नंबर वाला ही है, यहाँ 2 लिखा है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा भैया, इस तरह से आपका मोल प्रभाज या मोल अंश वाला होता है, ठीक। कई बार इसको बता चुके हैं, तो अब बताने की जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखना है। नेक्स्ट, जलीय विलयन में HgCl2 तथा SnCl2 दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कारण बताना है आपको।
नेक्स्ट है भैया संक्रमण धातुओं की दो विशेषताएं लिखना है, यानी संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व की विशेषता दो, क्या इसमें कम से कम 6 से 7 बताए हैं कि ये क्या इनमें चालकता का गुण होता है। ठीक है, ये क्या है भैया, भाई इनमें भाई अनुचुंबकी, ये अनुचुंबकी गुण दर्शाते हैं, इनमें बात कर ले ये एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, बहुत सारे हैं इसमें इस तरह के। अगला देखते हैं खंड दामे। खंड दामे देखेंगे, खंड दामे है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए, इनके जल अपघटन से क्या उत्पादन प्राप्त होता है। तो भाई न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो ये भाई बात कर लें तो ये किसमें, केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। और सर्वप्रथम इसको फ्रेडरिक मीशर नामक वैज्ञानिक ने देखा था और इसका नाम न्यूक्लिन रखा था उस टाइम, और बाद में इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल क्यों पड़ा, इसकी अम्लता के आधार पर। और जैसे एग्जाम्पल के तहत भाई एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लें तो डीएनए आरएनए ये इसके ही उदाहरण है, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। बाकी कह रहा है कि इसके जल अपघटन से क्या उत्पादन प्राप्त होता है, तो भैया इसमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है, न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होता है, प्यूरिन प्राप्त होता है, पिरिमिडीन प्राप्त होता है, ये सब इसी से प्राप्त होता है। भाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, अगला क्वेश्चन है भैया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब क्या है, बहुत बढ़िया से समझाया है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या पूछा गया है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। और अगला देखें, प्राथमिक और द्वितीयक संरचना प्रोटीन के लिए कैसे भिन्न है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजेन मुंड अपचयन पर एक टिप्पणी लिखना है आपको, साथ ही इसके साथ और जोड़ दिया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद भाई मतलब यहां पर वही लिखा है अभिक्रिया का समीकरण किसके साथ, यहां एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन मतलब हाइड्राजोन वगैरह दिया है, फिर उसके बाद एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, ठीक इस तरह से। और अगला अभिक्रिया है 5 के का में कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर लिखिए। देखिए जब इस टाइप से पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन जाता है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में जब अंतर पूछेगा भैया 3 नंबर, लेकिन यहाँ पे दोनों की परिभाषा भी लिखना है, साथ ही दोनों का अंतर भी लिखना है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन थोड़ा आपका भैया हमने बताया ना, क्वेश्चन कभी कभार लेंदी भी हो जाता है, 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है। अभी इसको शायद हम बताएं, हाँ शायद क्या भैया, इसके पहले वाली ही वीडियो, इसके पहले जो लेटेस्ट वीडियो आई थी प्रीवियस, तो उसमें ये बताया है कि भैया 3/4 वाला है 2 गुना होता है, 10 गुना होता है, याद आया कुछ, याद आया ना भैया, ये क्वेश्चन वहां पर बताया गया है, ठीक है। ये जब भी आता है हमने बताया ना, या तो 3 या फिर 4, ये लॉन्ग में आएगा भैया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं याद करो भैया, इसकी सीमाएं या फिर इसकी कमियां क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है वीबीटी की। अगर आपको ऐसे में ना समझ में आए तो ये वीबीटी पूछ रहा है, वैलेंसी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है। चलिए, और अगला क्वेश्चन दिया है कि ये यहां पे उपसंयोजन यौगिक दिया है कि ये इसका विलयन हरा है तो इसका विलयन रंगहीन है, कारण बताना है। अगला है कि भैया प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हैं द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर। आपको पता होगा कि द्विक लवण और संकुल लवण का अंतर भी हमने बताया, अंतर वाले वीडियो में याद है ना बच्चों, आपके 5 से 6 अंतर हमने बताए हैं, तो उसमें से ये वाला भी एक अंतर बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन खंड, अब आ जाते हैं खंड या में, इसमें लॉन्ग वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। दिया है निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाना है। और इसमें डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल के बनाने की विधियां और फिनॉल का निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, ठीक है। अब याद करो भैया, फिनॉल के निर्माण की विधि बताया गया है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे भाई इसके निम्नलिखित के साथ जो समीकरण है इसका समीकरण ये दिया है। अब यहां पे अथवा में जो दिया है, 1 मिनट, यहां अथवा ऊपर ही दे दिया है
और जबकि यहां पे दिया है क्वेश्चन कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में, एक मिनट भैया, थोड़ा रुकिए रुकिए रुकिए, का एक दिया गया है, इसका समीकरण कहां है? इसका समीकरण शायद नहीं दिया है क्या? ठीक है, का मतलब जैसे इसमें क्वेश्चन रहेगा छ में, ये क्वेश्चन नंबर 6 में का रहेगा, का में एक अथवा करके रहेगा, हाँ ठीक तो है। उसी तरह 6 है, हाँ 6 भी है, 6 में भी अथवा रहेगा, सही तो है। ये 6 में है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी मतलब योगज अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखाना है और एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। अथवा में दिया है भैया निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करने वाला दिया जाता है, ठीक है, यहां पर दिया है ये चीज। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें दिया है कि एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि आपको समझाना है और निम्नलिखित का ये रिएक्शन लिख देना है भाई। मतलब हैलोजेनन और फ्रीडल क्राफ्ट और नाइट्रीकरण सब कुछ बताया गया है अगर आपको मालूम होगा। और दूसरे में दिया गया है कि उप संयोजन यौगिकों के संयोजकता आवंत सिद्धांत का उल्लेख करना है, ठीक है, और इसकी कमियों के बारे में लिखना है। अथवा में बात कर लें एसीटोन बनाने की विधि लिखा गया है, ठीक है, और इसी तरह से भैया और खा में आपका दिया गया है कि ग्लूकोज बनाने की विधियों का समीकरण लिखना है। याद आया कि भैया लौंग में ग्लूकोज बनाने की बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ग्लूकोज वाला। और अथवा में इसका भी दिया गया है कि फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन बनाना है, मतलब करना है। अब समझने का प्रयास करिए, इसमें जो लौंग वाला आएगा आपका, जो लौंग में आएगा, जैसे 6 में भैया 6 में का करके आएगा तो इसमें भी अथवा वाला आएगा, ठीक है, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो इसमें और आपका खा वाला करके आएगा तो इसमें भी अथवा करके आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी का में जो होगा इसमें अथवा करके आएगा, दो करने होंगे, दोनों में से एक एक, और खा वाले में भी अथवा करके। मतलब यहां से क्वेश्चन करना, खा वाले से क्वेश्चन करना, इसमें भी का वाले, तो 4 क्वेश्चन, यानी का और मतलब 7 और ये 6 और 7 से मिलाकर 4 क्वेश्चन टोटल आएंगे। 5 चौके 20 नंबर के तो भैया आपके लॉन्ग वाले यानी आपके ये लंबे बड़े वाले क्वेश्चन रहेंगे, याद रखना। यानी 6 में का में भी अथवा करके आएगा, खा में भी अथवा करके आएगा। इसी तरह 7 क्वेश्चन नंबर 7 वाले में भी का में अथवा करके आएगा, खा में अथवा करके आएगा, ठीक है। इसीलिए हमने बताया ना, अगर यहां से आप नजर डालिए, फिर से एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो यहां से। देखिए भैया, इसमें जब 6 में था तो ये पूरा 6 के का है, का में ये अथवा करके पूछा है, फिर इसमें खा में आ जाइए, खा में भी अथवा करके पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में का है तो इसमें भी भैया अगर बात कर ले तो ये अथवा करके आया है, ठीक है। यहां देखिए, यहां पे देखिए ये अथवा करके आया है। इसी तरह में खा में आ जाएंगे, इसमें भी अथवा करके पूछा है, तो मतलब यहां से 20 नंबर का आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक ऐसे ही आप तक पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।